जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 56 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, तथा जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारा पिछला वीडियो को देख लें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजफुल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 3 kg के एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, जब पिस्तौल चलाया जाता है तो जैसे ये पिस्तौल, देखिए जब पिस्तौल का ट्रिगर दबाया जाता है तो इससे जो निकलता है बुलेट, जब बुलेट आगे निकलता है तो ये जो है ना पिस्तौल को जो है पीछे की ओर झटका देता है एक वेग से। ठीक है ना। हमसे यही पूछा है कि जो है ना पिस्तौल की प्रतिघाती वेग क्या है, यानी जो पिस्तौल जो प्रतिघात क्या है पीछे की ओर, ये वेग हमसे पूछा है। ठीक ना, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए क्या होता है कि हमेशा देखिए इस पार का जो संवेग होगा और इस ये बंदूक का संवेग और बुलेट का संवेग, ठीक ना, ये दोनों क्या हो जाएगा आपको बराबर होगा। ठीक ना, संवेग संरक्षण का नियम के अनुसार जो है दोनों का संवेग क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए प्रश्न एक बार में बन जाएगा। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 kg के एक पिस्तौल को, यानी कि पिस्तौल का दे दिया है हमको, मास दे दिया है, मास ऑफ पिस्तौल, इसे हम रखेंगे मास ऑफ पिस्तौल, ठीक, से 180 मीटर पर सेकेंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली, यानी कि क्या हो गया, ये 40 ग्राम किसका दे दिया है, मास, मास ऑफ बुलेट दे दिया है, जो कि छर्रा निकला है बुलेट का। अब देखिए ये बुलेट का ही चाल दे दिया है 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक ना, 180 मीटर पर सेकेंड जो है आपको वी ऑफ बुलेट दे दिया, यानी कि वेग ऑफ बुलेट दे दिया है। ठीक ना, तो गोली क्षैतिज चलाई जाती है तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा, यानी कि हमसे क्या पूछ लिया है, हमसे पूछा है आपको वी ऑफ पिस्तौल। वी ऑफ पिस्तौल क्या पूछा है हमको, वाट, ये हमसे पूछा है। देखिए संवेग बराबर क्या होता है, यानी संवेग होता है पी बराबर एम भी, यानी कि जो बंदूक का जो संवेग होगा, यानी पिस्तौल का जो संवेग होगा वो जो है आपको ये बुलेट का भी संवेग होगा, दोनों बराबर ही होगा। अब देखिए ये पिस्तौल का संवेग जो है ये देखते हैं क्या है, तो पिस्तौल का संवेग एम भी, यानी एम क्या है इसका, पिस्तौल का एम कितना है, तो मास ऑफ पिस्तौल एम पी हो गया, यानी एम पी इंटू वेग हो जाएगा मास ऑफ पिस्तौल, वेग ऑफ पिस्तौल यानी वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल इक्वल टू माइनस में हो जाएगा आपको ये बुलेट का वेग, यानी बुलेट का मास ऑफ बुलेट इंटू हो जाएगा आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक नहीं है, माइनस इसलिए दिए कि जो है माइनस ये दर्शाता है कि जो है ना ये बंदूक जो है ना आपको पीछे की ओर प्रतिघात किया है। ठीक ना, इस चीज़ को ये दर्शाता है। ठीक ना, आप देखिए यहाँ आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने की सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि आपको यूनिट का गेम तो नहीं किया है, यूनिट हमेशा समान ही होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ देखिए आपको 3 kg दे दिया है, यानी कि पिस्तौल का द्रव्यमान, और यहाँ देखिए बुलेट का द्रव्यमान 40 ग्राम में दिया है, तो यानी दोनों को हम सेम यूनिट में करेंगे तब तो बनेगा। अब देखिए 3 kg है, 3 kg को हम ग्राम में बदल लेते हैं, कितना हो जाएगा आपको 3000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बनाते हैं। देखिए मास ऑफ पिस्तौल, मास ऑफ पिस्तौल हम कितना है 3000 ग्राम है, इंटू वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल, हमको वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल ही पूछा है तो वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल को वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल ही रहने देते हैं। अब देखिए मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट हमको 40 ग्राम दिया हुआ है तो 40 ग्राम इंटू अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया है 180 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ एक जीरो, ये जीरो, ये इधर 2 जीरो कटेगा। ठीक, 3 से देखिए 6×18 और 3 से 10 बेर में कटेगा 30। अब देखिए इसको 2 से काटते हैं तो 2 से यहाँ 3 बेर में 2 तिया 6, यहाँ 5 हो गया। ठीक है ना, यानी क्या हो गया हमको 4×3=12, यानी कि वेग ऑफ यानी वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल कितना हो जाएगा 4×3=12/5 हो जाएगा। जब इसको हम करेंगे देखिए 5×2=10, 5×2=10 हो गया। उसके बाद देखिए ये माइनस में होगा, 5×2=10 हो गया, बचा 2 तो 5×4=20 हो गया, यानी कि 2.4 मीटर पर सेकेंड जो है ना ये पिस्तौल का बेज होगा। ठीक है, जो कि माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस ये दर्शा रहा है कि जो है ये पीछे की ओर गया है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए संवेग के संरक्षण के बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखिए संवेग का संरक्षण क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार एक अलग प्रणाली में जो है एक प्रणाली के सभी निकायों के रैखिक आघूर्ण जो है, रैखिक आघूर्ण जो होता है का सदिश योग संरक्षित रहता है। ठीक ना, और उसके पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया के कारण जो प्रभावित नहीं होता। ठीक ना, यदि यदि जो है विभिन्न द्रव्यमान के दो निकाय एक दूसरे से टकराती है तो इस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं हो तो निकायों का प्रारंभिक वेग बराबर क्या होता है, निकायों का अंतिम वेग होता है। ठीक है, यही चीज़ को ध्यान में रखना है हमें। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि संवेग हमेशा संरक्षित ही है। ये अगला प्रश्न है कि 5.6 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है ये पता रहेगा, तो कितना भी पूछेगा तो हम तो पता ही देंगे। कितना होता है 1 किलोवाट,
1 किलोवाट आवर बराबर होता है हमको 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है ना। जब हमको 1 किलोवाट आवर के बारे में पता चल गया तो अब जो पूछेगा वो बता देंगे। 5.6 हमको पूछा है, तब 5.6 हम बता देंगे इसको तुरंत। 5.6 किलोवाट आवर बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें 5.6 से गुना कर देंगे। एक का हमें पता है तो 5.6 का निकालेंगे तो 5.6 से गुना ही नहीं होगा, 5.6 से गुना कर देंगे। 10 के पावर 6 जूल। अब देखिए इसको, देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20/16। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 20.16 गुना क्या हो जाएगा 10 पावर 6 जूल हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपको कि जब 4.2 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होगा। आप तुरंत देखे थे कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर आपको होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ 4.2 बारे में पूछ दिया है तो 4.2 को निकालना कुछ नहीं है, इसको सीधे 4.2 से हम गुना कर देंगे। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। देखिए इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, यानी कि 8 6 दूनी 12, यानी कि 2 वाला होगा लास्ट में, यानी कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है ना। 15.12 गुना 10 के पावर 6 जूल होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होती है। सापेक्षिक घनत्व कहिए या अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ये जो होता है आपको वस्तु के घनत्व बटा पानी का घनत्व के बराबर होता है, ठीक है। पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए, उसके बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया था, यानी कि वस्तु यानी कि पदार्थ, यानी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व क्या हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व कहिए या अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। और सापेक्षिक घनत्व या अपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक या विमान नहीं होता, ठीक ना, ये मात्रक विहीन है। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर में भी घनत्व है नीचे में घनत्व है, दोनों का मात्रा क्या हो गया, कट गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। चलिए अगला प्रश्न है कि चांदी का घनत्व हमें दे दिया है कि 10.8 गुना 10 के पावर जो है ना 3 यहाँ होगा, ठीक नहीं, यहाँ 103 नहीं होगा, यहाँ 10 के पावर 3 कर लीजिए। 10 पावर 3 kg मीटर पर क्यूब दिया है, ठीक ना। और पानी का घनत्व हमको दे दिया है 10 के पावर 3 ही यहाँ भी होगा, ठीक है, 10 पावर 3 kg मीटर पर क्यूब है। और चांदी का हमें अपेक्षिक घनत्व पूछा है, तो चांदी का अपेक्षिक घनत्व यानी क्या होगा कि उस पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा, चांदी का अपेक्षिक घनत्व, तो अपेक्षिक घनत्व फॉर्मूला होता है वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री पर पानी का घनत्व। देखिए हमको दे दिया है वस्तु, यहाँ वस्तु के रूप में हमें क्या दिया है, चांदी दिया है, तो चांदी का घनत्व हमें दे दिया है। चांदी का घनत्व देखिए कितना दिया है, 10.8 गुना 10 के पावर 3 दे दिया है बटा, अब पानी का घनत्व हमको निकालना है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो पानी का घनत्व हमको दे दिया है 10 पावर 3 kg मीटर पर क्यूब। तो 10 पावर 3, देखिए यहाँ यूनिट जो होगा ये kg मीटर पर क्यूब में दे दिया है। अब देखिए ये भी यूनिट है, घनत्व है, ये भी तो हो जाएगा आपको kg मीटर पर क्यूब। अब देखिए ये यूनिट कट गया, उसके बाद देखिए आपको क्या कटेगा, और 10 पावर 3 और 10 पावर 3 कट गया, ये यूनिट कट गया, हमको बचा कितना 10 पॉइंट 8 ही बचा, सिर्फ 10.8 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है ना कोई यूनिट नहीं होगा। क्योंकि देखिए कि जो अपेक्षिक घनत्व होता है उसका कोई यूनिट ही नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 10.8 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। देखिए ठोस का जो हमें शुद्धता प्राप्त करना होगा उसके गलनांक बिंदु से हम प्राप्त कर सकते हैं कि ठोस का कितना शुद्ध पदार्थ है, उसका गलनांक बिंदु जितना होगा उस हिसाब से उससे हम देख सकते हैं कि कितना ये शुद्ध पदार्थ है, यानी शुद्ध ठोस है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन में बी, गलनांक बिंदु। चलिए अगला प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। देखिए तरंगदैर्घ्य का क्या क्रम है कि देखिए वह आने पी नाला, ठीक है ना, एक आपको ये ट्रिक याद रखना होगा कि वह ब आ नी पी नाला, ठीक है ना। बैस हो गया बैगनी, आ से हो गया आसमानी, आ के जगह पर कहीं कहीं जा भी रहता है, ठीक है ना। जा से यहाँ जामुनी भी लिखा जाता है, ठीक है ना, ब आ या जामुनी जो कहिए। नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ल से लाल, ठीक है ना, ला से लाल हो गया। यानी क्या हमको याद रखना है, ब आ निह पी नाला। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब हम बैगनी से लाल की ओर जाते हैं तो इसका तरंगदैर्घ्य और चाल दोनों बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य हो गया और बे हो गया, दोनों क्या होगा, बढ़ता है। और बात बाकी आपको कुछ भी पूछ ले सब चीज़ घटता है, ठीक ना। कुछ में जैसे हो गया आवृत्ति हो गया, ऊर्जा हो गया, अब बाद में क्या हो गया, ऊर्जा हो गया, आवृत्ति हो गया, ये सब चीज़ क्या होता है आपको घटता है, ठीक ना। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि जन किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, यानी तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होगा, जो इस साइड होगा, यानी बैगनी की ओर होगा तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, और लाल का सबसे अधिक होगा। बैगनी के बाद पूछेगा तो आसमानी कहिए या जामुनी कहिए, उसका तरंगदैर्घ्य होगा, या तो यह नीला का, उसके बाद हरा का होगा, उसके बाद पीला का होगा, उसके बाद नारंगी का होगा, सबसे अधिक लाल का होगा तरंगदैर्घ्य, ठीक ना। तो इससे हमसे क्या पूछा है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे कम तरंग किसका होगा, तो बैगनी का होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
चलिए अगला प्रश्न है कि डैश ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है, यानी सब में से कौन सा है जो कि ध्वनि तरंग का विशेषता नहीं है। देखिए पहला है आपको आयाम। आयाम क्या होता है कि ध्वनि का जो है ना आपको महत्तम विस्थापन को आयाम को, देखिए ध्वनि यहाँ पर देखिए विस्थापित हो गया, ये विस्थापित हो गया, ये जो आपको इसका ध्वनि का जो है महत्तम विस्थापन देखिए ये हो गया, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, हम आयाम कहते हैं। ध्वनि के महत्तम विस्थापन को आयाम कह दिए। अब देखिए वेग, वेग जो ध्वनि जितना चाल चलेगा वही उसका वेग हो गया। देखिए आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति देखिए 1 सेकंड में जो जितना दोलन तय करेगा ध्वनि उसे हम आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये भी विशेषता है ही। अब देखिए हर्ज जो है, हर्ज ये ध्वनि का विशेषता नहीं है। हर्ज क्या है, आवृत्ति का मात्रक है हर्ज, ठीक है। ये ध्वनि का विशेषता नहीं है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही हमसे पूछा है। चलिए अगला प्रश्न है कि हेलोजन में डैश होता है। देखिए हेलोजन जो होता है, सबसे पहले जानिए हेलोजन किस वर्ग में होता है। हेलोजन जो होता है आपको 17वें वर्ग में होता है, जिसे हम 7th ए भी कहते हैं, ठीक ना। तो हेलोजन में देखिए कौन कौन सा तत्व होता है, ये होता है आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक ना। आप देखिए आप लोग ये जनरल क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे कि एकमात्र अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है क्या है, तो ब्रोमीन है। तो ये ब्रोमीन क्या है, द्रव अवस्था में हो जाएगा। अब द्रव के ऊपर जब जाएंगे तो ये क्लोरीन और फ्लोरीन ये दोनों क्या हो जाएगा, आपको गैस अवस्था में हो जाएगा, ठीक। जब हम ब्रोमीन से नीचे आएंगे तो आयोडीन और एस्टेटिन ये दोनों किस अवस्था में होगा, तो ये दोनों ठोस अवस्था में हो जाएगा, ठीक ना। आप देखिए इसमें हमसे क्या पूछा है, हेलोजन में डैश होता है, तो हेलोजन में कितना ठोस, कितना द्रव और कितना गैस होता है। देखिए 2 ठोस होता है, 2 ठोस, 2 एक द्रव और 2 गैस होता है। तो यानी 2 गैस हो गया, ठीक है, 2 गैस, ये दोनों गैस है। उसके बाद एक तरल, हाँ एक तरल ब्रोमीन है, सही है। 2 ठोस, 2 ठोस सही है, आयोडीन और एस्टेटिन ये 2 ठोस है। तो इसका उत्तर क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है इसमें जो है ना आपको एक इसको जो है फिलामेंट जो होता है इसका टंगस्टन का बना होता है, ठीक ना। और इसको जो है ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए कि बाहर का जो वायु होता है ये अंदर ना जाकर, मतलब ये जो है ना आपको ऑक्सीकृत होने से बचाने, अगर ऑक्सीकृत हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिलामेंट टूट जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक ना। तो जो है इसको ऑक्सीकृत होने के लिए बचाने के लिए इसके अंदर जो है ना आपको निर्वात पहले पहले जो है ना इसमें निर्वात ही छोड़ दिया जाता था, ठीक ना। जिससे क्या होता था कि इसका जो है ना जीवन काल बहुत कम होता था, ठीक ना। निर्वात वाला बल्ब जो होता था उसका जीवन काल कम होता था। लेकिन बाद में जो है इसमें क्या किया गया कि इसमें जो है अक्रिया गैस के रूप में जो है ना आपको आर्गन और नाइट्रोजन को भर दिया जाता है, ठीक ना। जिससे क्या होता है इसका फिलामेंट जो है ना ऑक्सीकृत नहीं होता है और ये बल्ब का जो है ना आयु भी ज़्यादा हो जाता है जब हम अक्रिया गैस भरते हैं, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया था, किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है, ठीक ना। देखिए धातु जो होता है, धातु धातु का जो होता है ना बाह्यतम कोश, धातु का बाह्यतम कोश में आपको 1 2 3 ये मात्र 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। अब देखिए जब उपधातु होता है यानी कि मेटलॉइड उपधातु, तो उपधातु के बाह्यतम कोश में जो आपको 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। और जो होता है आपको अधातु, तो अधातु के बाह्यतम कोश में आपको होता है 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें से देखिए ये सब क्या दिया, किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया। पहला तत्व दिया है 2 8 3, तो ये क्या है, इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको धातु। यहाँ से क्या पूछा है, अधातु, तो ये नहीं होगा। अब देखिए बी नंबर में दिया हुआ है 2 8 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 2 8 4, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये उपधातु हो जाएगा, इनके मेटलॉइड हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2 8 1, ठीक ना। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, धातु हो गया। तो ये भी नहीं हो गया उपधातु। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपको 2 8 5, ठीक है। देखिए बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी हम जानते हैं कि बाह्यतम कोश में जिसके 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये आपको अधातु हो जाएगा। तो यही अधातु है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। देखिए हेलोजन अभी तुरंत देखे थे कि हेलोजन होता है आपको 17वां वर्ग में, ठीक ना, इसे 7th ए भी कहते हैं। इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन होता है, ठीक ना। देखिए जब हेलोजन में जब हम वर्ग में जो हम ऊपर से नीचे आते हैं, इनके हेलोजन में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका क्या होता है आपको क्वथनांक, इसका क्वथनांक क्या होता है आपको बढ़ता है, ठीक ना। क्वथनांक क्या होगा, बढ़ता होगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि सबसे क्वथनांक कम क्वथनांक कितना किसका होगा, तो फ्लोरीन का होगा। और सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, तो स्टेटिन का होगा। देखिए फ्लोरीन के बाद किसका क्वथनांक होगा अधिक, तो क्लोरीन का होगा। उससे अधिक किसका होगा, तो ब्रोमीन का होगा। उससे अधिक किसका होगा, तो आयोडीन का होगा। और उससे अधिक यानी कि सबसे अधिक किसका हो जाएगा, तो स्टेटिन का हो जाएगा। यहाँ हमसे क्या पूछा है, किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है, यानी कि यहाँ स्टेटिन होना चाहिए, लेकिन स्टेटिन अगर ऑप्शन में है तो स्टेटिन हो जाएगा। देखिए है स्टेटिन तो नहीं है। अब देखिए इसके ऊपर वाला हो जाएगा आयोडीन, तो आयोडीन ऑप्शन में है, तो इसका उत्तर ऑप्शन में डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गन पाउडर यानी कि गन पाउडर नहीं, बैंकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है। देखिए बैंकिंग पाउडर जो होता है ये होता है आपको सोडियम जो होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है ना। बैंकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम मिल्क यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार से, देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एक प्रकार का क्या है, ये एंटा एसिड है, ठीक ना, एंटा एसिड है, ठीक। यानी कि एंटी मतलब क्या आता है, उसका विरोधी है, यानी कि एसिड का ये विरोधी, यानी कि ये क्या हुआ, ये एसिड से अभी क्या करेगा, तो ये एसिड को क्या करेगा, ये एसिड को क्या बना देगा, तो उदासीन बना देगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या है कि इसका प्रयोग जो है ना आपको एंटा एसिड का प्रयोग आपको एसिडिटी में किया जाता है, एसिडिटी में क्या जाता है, ठीक ना। देखिए जब बच्चे को एसिडिटी हो जाता है तो उसको जो है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को दिया जाता है आपको घुट्टी के रूप में, ठीक है ना, घुट्टी के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं, तो लेक्सेटिव कहते हैं, लेक्सेटिव के रूप में दिया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि माँ के शरीर के अंदर बच्चों का विकास लगभग 10 महीने होते हैं। माँ के शरीर किसके संदर्भ में कहा है, तो मनुष्यों के संदर्भ में कहा है, ठीक है ना। मनुष्य में जो होता है गर्भकाल कितना होता है, तो 9 महीने का होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कुछ जीव है जिसका गर्भावधि दिया हुआ है, उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए जैसे आपको हेमेस्टर है, हेमेस्टर का गर्भावधि कितना है, 15 से 17 दिन होता है, ठीक है ना। चूहे का क्या होता है, 21 से 23 दिन होता है। खरगोश का होता है 31 दिन। कंगारू का होता है 32 से 39 दिन। और कुत्ता का होता है 60 से 63 दिन। और हाथी का होता है 640 से लेकर के 660 दिन। और बिल्ली का होता है आपको 58 से 67 दिन। और गाय का होता है आपको 283 दिन, ठीक ना। इस सारे को ध्यान में रखना है, ठीक ना। ये सारे जो है ना किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है आपको कि पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है। पुनर्जनन का अर्थ क्या हुआ कि जो खंड यानी छोटे छोटे खंड से जो है जीव के पूरे शरीर का निर्माण होता है ना, उसे हम पुनर्जनन कहते हैं, ठीक ना। यानी कि छोटे छोटे खंड से जीवों के पूरे शरीर का निर्माण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पुनर्जनन कहेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किसका बना था। जब प्रारंभ में जब पृथ्वी था तो उसका वातावरण किसका बना था, तो उसमें जो है आपको NH3 था, CH4 था और H2S था, ठीक है। इस तीनों का मिलकर बना हुआ था, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि समरूपण क्या होता है। समरूपण क्या होगा कि उसका जो है ना आपको कार्य समान होगा, ठीक है, लेकिन संरचना क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कार्य समान हो जाएगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि DPT किस रोग के विरुद्ध कार्य करता है। देखिए DPT जो आपको डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी आ गया और टेटनस हो गया, ये तीनों के रूप में, तीनों के विरुद्ध जो है ये टीका है, ये टीका लगाया जाता है आपको, ताकि इसमें जो है आपको DPT यानी कि डी हो गया डिप्थीरिया, पी से पोर्पाइटिस जिसे हम काली खांसी कहते हैं, और टी से हो गया आपको टेटनस, ठीक ना। इस तीनों के बीमारी के जो है ना लिए टीका लगाया जाता है, तो इसे हम DPT टीका कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो काली खांसी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि रेशम की प्राप्ति किस पौधों की पत्ती से होती है। देखिए रेशम जो होता है उसकी प्राप्ति किससे होता है, तो शहतूत से होता है, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहतूत, ठीक है ना। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। चैनल पर जो है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है ना। और उस प्लेलिस्ट में जो है ना सारा वीडियो को अरेंज तरीके से जो है ना आपको अरेंज कर दिया गया, बढ़िया तरह से जो है ना आपको शेड्यूल तरीके से उसमें अरेंज कर दिया गया, ठीक है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियो को देख सकते हैं जिनका वीडियो छोटा हुआ है, ठीक है ना। आई होप सभी को सारा प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।